नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो क्लासें हैं हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये आपको डेली के डेली क्लासेस मिलते रहेंगे। आप जब जाएंगे यथेष्ट विद्यापीठ पर वहाँ प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड मतलब ये हिंदी मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम चूज किए हुए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड भी 2 मीडियम चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम में रिकॉर्डेड है। और ये जो है वीडियो स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए बनाया गया है, या जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। ठीक, तो इस क्लास में जो वास्तविक संख्या है ये क्लास 10th की है और बोर्ड एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, बोर्ड एग्जाम की नजरिए से अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर से तकरीबन 6 मार्क्स आते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर्स को हम लोग एनसीईआरटी से सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, लाइन वाइज क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक डिफिनेशन जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो उसको रिकॉल करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर एनसीईआरटी पर चलते हैं। जो एनसीईआरटी है आपका क्लास 10th मैथ्स का बुक ओपन कर लीजिए और मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं, अगर आपके पास हाइलाइटर्स हो, पेंसिल्स हो या पेन हो, उससे आप क्या कीजिए बुक में हाईलाइट करते रहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवीजन करेंगे आपको वास्तविक संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से समझ लेंगे कि वास्तविक संख्या एक्चुअल में है क्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी और एक पेन और कॉपी ले लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए, बिना किसी हेजिटेशन के, डाउट के, शांति से बैठ जाइए। मेरे साथ जुड़े रहिए। तकरीबन 35 मिनट तक का ये परिचय चलेगा, 40-45 मिनट जितना भी क्लास हो, मतलब जितनी भी टाइम लगे, आराम से बैठिए। बढ़िया चलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या की दुनिया में सैर करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या देखते हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी ये आपका जो है चैप्टर्स है वास्तविक संख्या। ओके, ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। इससे कितना आता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन 6 मार्क्स देता है। अब देखो ये जो चैप्टर्स है, ठीक है, इस चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 9th में एकदम लाइन वाइज अच्छे से, आपके पास अगर बुक होगा तो सामने रख लेना लाइन वाइज। इसमें है कि क्लास 9th में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की थी। जाहिर सी बात है, हम लोग 9th में थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में देखे थे और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याएं को जानने का अवसर मिला था। ठीक, वहां पर हम लोगों को अपरिमेय संख्या जानने का अवसर मिला था, जैसे √2 है, √3 है, ये सब कैसे बनाए जा रहे थे, इन सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिली थी। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे और वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में विधिवत डिस्कस करेंगे। बट एक बात ये जान लो कि ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर वास्तविक संख्या सिर्फ और सिर्फ इसी 2 पिलर पर टिके हुए हैं। ये बात याद रखना बाबू कि सिर्फ और सिर्फ इसी 2 पिलर पर वास्तविक संख्या आपका टिका हुआ है। अगर ये 2 ना हो तो ये आपका वास्तविक संख्या जो है वो बेकार है। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहला है, फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा आपका है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, दूसरा आपका है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको कहते हैं, अगर इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसको जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये होता है। तो इसी 2 पर पूरी के पूरा जो आपको वास्तविक संख्या है, पूरी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, पूरी चैप्टर्स की, तो वो इसी 2 पर क्या है, डिपेंड है। पूरी की पूरी जो चैप्टर्स है, हम कह सकते हैं कि ये पिलर्स हैं इस चैप्टर्स के, मेन टॉपिक है ये आपके जो है अंकगणित आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आगे देखो, आगे हम लोग बात करें कि जैसा कि हम लोग जैसा कि नाम से विदित होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
पूर्णांकों की विभाज्यता को से किसी रूप से संबंधित है, साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर पूर्णांक थोड़ा सा समझ लो कि पूर्णांक किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना कि पूर्णांक क्या होता है। इधर देखो, पूर्णांक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक जो है ये दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ये बात समझ गए, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये +1 +2, इधर -1 -2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऋणात्मक हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, और ये आपका धनात्मक हो गया। ठीक, ये बात समझ गए। अब इसने क्या कहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त तो जो b से छोटा हो या कम हो। ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बट हालांकि एक बात मैं बता दूं कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये आपके सिलेबस से ऑलमोस्ट कट चुका है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आगे देखो क्या है, दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले ही जानते हैं कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जानते हैं, भाज्य संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनफल हो, भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो इस लाइन का मतलब समझो, ये लाइन कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भाज्य संख्या है, मान लो कि हमारे पास 36, मान लो 36 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 6। अब देखो कितनी खूबसूरती से इस बात को इसने बयां किया है, बताया है कि कोई भी भाज्य संख्या को एक अभाज्य अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्याओं में क्या किया जाए, गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि ये हम लोगों ने देखा कि 36 को जो है 2 × 2 3 × 3 के रूप में हमने क्या किया है, व्यक्त किया है, और यही आपका आधारभूत थ्योरम है। ठीक है, आधारभूत प्रमेय है सबसे बड़ी चीज। अब आगे देखो पुनः, ठीक है, यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। दो मुख्य कौन कौन से, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एक तो हम इसका उपयोग 9th में किए थे, जिसमें सबसे पहले जो आया था वो क्या आया था, प्रमेय संख्या था। इसका सबसे ज्यादा हम उपयोग कहाँ करेंगे, पहला प्रमेय और दूसरा अप्रमेय में। ठीक है, ये बात याद रखना। अब प्रमेय तो हम लोग जानते हैं कि किसी प्रमेय संख्या, मान लीजिए p/q where q not equal to 0 का दशमलव के साथ शांत टर्मिनेटिंग होता है, तथा कब अशांत होता है, जब वो जो p/q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत वो चीज होती है जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, जैसे ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 0, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, जिसका हमें रिजल्ट जैसे 2 और 11, जैसे कोई 11/2, तो 11/2 आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये चीज। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में अगर हम लोग बात करें तो आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो आपका है, इसमें आपका ये सब तो एग्जांपल्स दिए गए हैं, सब ये एग्जांपल्स दिए गए, सबके सब जो हैं क्या प्रकार, सभी प्रकार के भाज्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा, इसको रख लो, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, एकदम अच्छे से अंडरलाइन कर लो। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे कोई भी भाज्य संख्या ले लो, 12 ले लो, 2 2 3। अब 12 को हम लोग 2 × 2 × 3 आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते या नहीं लिख सकते। और आपका आधारभूत प्रमेय जो है वो इसी बारे में बात कर रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये बात याद रखना। ठीक,
इतना समझ गए। अब आगे देखो, आगे थोड़ी सी लाइन है यहाँ पर कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये लाइन याद रखना कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अभाज्य गुणनखंड और उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप लोग इससे वाकिफ हो या नहीं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या, अगर नहीं पता होगा तो मेरे को इतला कर देना। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब के बारे में पता है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक। पूर्ण संख्या जो 0 से लेके स्टार्ट हो 1 2 3 4। पूर्णांक दिस है टू टाइप नंबर्स, मतलब इसके पास जो है ना दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक में 1 2 3 डॉट 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 और -1 -2 -3, ये आपकी क्या होगी, ऋणात्मक हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ मेरे को थोड़ा सा और आगे, इससे वाकिफ हो परमेय अपरमेय। परमेय क्या होता है? परमेय जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, वेल क्यू नॉट इक्वल 0, जो क्यू क्या है आपका 0 ना हो। और अपरमेय जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, वो आपका क्या होता है, अपरमेय होता है। ठीक, इतना बात समझो। आगे देखो, आगे आपका क्या दिया गया है, आगे आपका एक थ्योरम है आपका, जो ये थ्योरम है इसको ध्यान दो। व्यापक रूप में जब हमें एक भाज्य संख्या x दी हुई हो तब उसे हम x इक्वल p1 p2 डॉट 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 pn के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहां p1 p2 pn इत्यादि आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p1 p2 डॉट 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 pm है। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घात प्राप्त होती है। और ये बात सत्य है, जैसे ये सिंपल क्या कह रहा है, सिंपल ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास कोई भी सपोज दैट ये है, तो p1 p2 डॉट 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 pn की बात कर रहे हैं लोग। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हमारे पास हो, जैसे 2 हो 3 हो, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 ऐसे समथिंग कुछ हो, तो इस पर हमें क्या होगा, इसका हमें घात प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 यानी 2 पावर 5 इंटू 1 2 3 4 यानी 3 की घाते 4 हो जाएगा। ये बात उन्होंने बोला है। अब एक बार यह निर्णय लेने के बाद गुणनखंडों का क्रम अवरोही होगा तो दी हुई संख्या अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा। ये लाइन याद रखना। अब एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण है आपका, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने वाली है, अच्छे से समझ लो। ठीक है, एक्चुअल में है क्या, ध्यान से। ये आपका उदाहरण दिया गया है, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, यहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, ठीक है, ये हम लोग यहां देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर बताते हैं। ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। अब ये कह रहा है कि भैया हमारे पास कोई ऐसा नंबर ले आओ, कोई ऐसा नंबर ले आओ कि 4 के पावर n रखने पर वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई ऐसा हो जिसका जो अंक शून्य अंक हो, जो यूनिट डिजिट हो, लास्ट डिजिट हो, मतलब लास्ट डिजिट का मतलब जैसे मान लो 4 3 5 7 2 1 है। अब इधर से जब हम एंट्री लेते हैं, जो पहला नंबर होता है ना, इसी को हम इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक या समाप्त अंक बोलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर इस पे रख लो जो क्या हो कि इसका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमारा जो यूनिट है
इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब इतना बात हो गया। जहां पर हमारा जो यन है वो क्या है, नेचुरल नंबर से, यन क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। अब अगर यन हमारा प्राकृतिक संख्या है तो क्या आपको ये पता है कि 4 पावर 1 यन इक्वल क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 4 के पावर अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 के पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 4 के पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इकाई अंक में शून्य प्राप्त करे या समाप्त अंक में शून्य प्राप्त करे। ठीक, तब अब क्या होगा, होगा ये कि देखो यहाँ पर दो कंडीशंस है। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक, अच्छे से सुनना, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक शून्य है तो या तो वो 10 से विभाजित होगा या फिर 2 और 5 से विभाजित होगा। ये बात सुन लीजिए, ठीक, अच्छे से सुने कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, तो वो या तो 10 से विभाजित होगा और या तो 2 और 5 से विभाजित होगा, 2 और 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगा, या तो फिर वो 2 और 5 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये आपका 10 10 जा 10 है, 10 10 मतलब कोई भी ऐसा नंबर पूरी होल मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा नंबर जिसका इकाई अंक शून्य है, वो ये मान के चलो, आप इतना याद रख लो कि वो 10 से ही विभाजित हो या 2 और 5 से उसको विभाजित होना पड़ेगा, अन्यथा उसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो यहां पर जो इसके गुणनखंड आए हैं वो कितना है 2 और 5, यानी 10 के गुणनखंड कितने हैं 2 और 5 है। लेकिन 4 पावर n का गुणनखंड कितना होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू, ऐसा लिख लो, ये हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2 पावर n। अब ये हो गया इसका गुणनखंड, ये आपका गुणनखंड हो गया। इसका मतलब यह है कि 4 का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 2 इंटू 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कोई भी अंक शून्य पर समाप्त हो। मतलब क्या है कि अगर शून्य पर हो तो उसके लिए 10 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए गुणनखंड, लेकिन इसमें 2 और 5 तो गुणनखंड है ही नहीं। मतलब इससे एक बात ये सिद्ध होता है कि जो आपका 4 पावर n है ये कभी भी इसका जो समाप्त अंक है या इकाई अंक है वो शून्य नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका परिमेय कह रहा है, आधारभूत परिमेय वो कह रहा है गारंटी के साथ। अब देखो इसमें कितना बढ़िया लिखा है, यदि किसी संख्या n के लिए 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगा, अर्थात 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि ये असंभव कभी हो ही नहीं सकता कि 4 के पावर आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 करो, कुछ भी करो, कभी ना वो 0 आएगा ही नहीं, कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, कभी भी शून्य नहीं आएगा। और अगर शून्य आएगा तो वो 5 से या 10 से विभाजित होगा। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसी के कारण 4 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 4 पावर n में गुणनखंड के 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है n में जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, वो भी प्राकृतिक संख्या में, ध्यान देना, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हमारा 4 पावर n पर इकाई अंक शून्य प्रदान करे। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बजाय होल नंबर कर देता तो क्या ये 0 होता? 4 के पावर अगर n है और n जो है वो आपका पूर्ण संख्या है तो क्या 0 होता? ये सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में। ये आपका एक बहुत ही सुथरा सा एग्जांपल दिया गया है, देख लो उदाहरण। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया है हल करो। इसमें इसने कहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF को एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो हल दिया गया है 6 और 20,
6 और 20 दिया गया है। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो चलो H 2 3 20 का देखो 2 गुणे 2 गुणे 5। अब HCF ठीक है 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपका HCF हो गया। तो दूसरा बात करते हैं LCM के लिए। डायरेक्ट में लिख देता हूं 2 और 20 का LCM। तो 2 जा 4 4 3 जा 12 5 जा 60 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल 60। ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आ गया। अब इसका ये आपका जो है 2 आ गया, HCF कितना आ गया 2 आ गया, और LCM कितना आ गया 60 आ गया। एक बात और ध्यान दो, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो उसमें ओपन करो, नीचे एक बड़ा अच्छा मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि HCF गुणे LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं के गुणनखंड के बराबर है। वो ये बात कह रहा है कि HCF LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। ये बात को कह रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि HCF और LCM में दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो ये 60 गुणे 2 बराबर कितना दिया है 6 गुणे 2, तो 6 गुणे 20। अब ये 60 दूना 120 और 6 दूना 120। ये दो के दोनों आपके क्या हैं, दो के दोनों आपके इक्वल है। मतलब ये सत्यापित हो गया कि जो हमारा HCF गुणे LCM है वो किसके इक्वल है, जो दिए गए दोनों संख्याएं उसके क्या है समान है। ये बात समझ गए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट का टैग लगा लो आप लोग, इसको जो है महत्वपूर्ण का टैग लगा लो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार दिए जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलो हल करते हैं। दिया गया है 96 और 404। अब देखो इसने कहा है कि इसका LCM लेना, मतलब HCF फाइंड करना। तो 96 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 छक्को 96, लास्ट निकाल लो। 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 24 12 6 3 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 96। यानी इसका अगर फैक्टर की बात करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और 404 की मैं बात करूं तो 402 इंटू 2 इंटू 101। यानी अगर मैं HCF बात करूं किसकी 96 और 404 का HCF, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इससे। अगर इसका HCF 4 हो गया तो LCM निकालना है। देखो LCM निकलेगा कैसे, एक सूत्र मैं बताता हूं, ठीक है, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो वो सूत्र क्या है, सूत्र है LCM A कामा B गुणे HCF A कामा B बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनखंड। अब देखो ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ लिखो LCM A कामा B बराबर दो संख्याओं का
गुणनखंड बटे HCF ऑफ A, B। कितना समझ गए? ये सूत्र है, ये क्या है आपके, ये आपके सूत्र है। अब देखो इसी सूत्र को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है HCF, इसको देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं LCM 96,404 इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन से? एक तो 96 और 104। 96 गुणे 404 डिवाइडेड बाई HCF कितना आया है? HCF आया आपका 4, यहाँ 4। अब देखो LCM 96,404 इक्वल, ये आपका कट गया 101, यानी 96 इंटू 101 मल्टीप्लाई कर लो। LCM 96,404 इक्वल 9696, ये इसका आंसर, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। और ये आपका जो है राइट आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन सो देखो, ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, हल दिया गया है 6, 72 और 120, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, 6 का कितना होगा? 2 गुणे 2 ज्यादा हो गया भाई, 3। 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 का 72। 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 24 24 पंचे 120। तो ये आपका आ गया इसका गुणनखंड। अब इसका निकाल लो, HCF और LCM ज्ञात करने का बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो 6, 72 और 120 का HCF, तो 1 2, यानी ये कितना आ गया? 6 आ गया। HCF कितना आ गया? 6 आ गया। LCM की बात कर ले रहे हैं कि LCM कितना होगा? तो 6, 72 और 120 का LCM। तो इसके लिए कुछ मत को, चुपचाप यहाँ साइड में निकाल लो। 6, 72, 120, ज्यादा दिमाग नहीं। 3 और ये 36 और ये आपका 60, ये आपका 3, ये 18, 30, 3, 9, 15, 3, 3, 5, 1, 5, 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40 40 9 360, यानी जो LCM आया वो कितना आया? 360 आया है। कितना आया? 360 आया। तो ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे। ये सभी आपके जो हैं वो आपके उदाहरण थे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।